चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे इससे पिछले क्लास में पढ़े थे अम्ल और भस्म। भस्म को हम क्षार भी कहते थे। भस्म को क्या कहते थे? क्षार भी कहते थे, यानी कहता था भस्म का ही जलीय विलयन क्षार कहलाता है। भस्म का ही जलीय विलयन क्या कहलाता था? क्षार कहलाता था। ठीक है, उसी में अम्ल देखे थे। देखिए अम्ल और क्षार में एक चीज देखे थे, जो अम्ल में ना H+ आयन होता था। अम्ल में क्या होता था? H+ आयन होता था, और क्षार में OH- आयन होता था। अम्ल में H+ आयन होता था और क्षार में क्या होता था? OH- आयन होता था। कहता है लवण जो होता है अम्ल और क्षार का, कहता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तब जब कोई नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इससे पिछला चैप्टर में हम पढ़ाए थे उदासीकरण अभिक्रिया। एक पढ़ाए थे उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया में बताए थे जब अम्ल की प्रतिक्रिया हम क्षार से कराते हैं, जब अम्ल की प्रतिक्रिया हम किससे कराते हैं? क्षार या भस्म, क्षार या भस्म से कराते हैं, तब जब कोई पदार्थ तब जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तब लवण और जल बनता है, उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते थे। तब लवण और जल बनता था, उसे क्या कहते थे? उदासीकरण अभिक्रिया कहते थे। अब लवण का जो परिभाषा होगा, कहता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है, अम्ल और क्षार जब मिलता है उसके परिणाम स्वरूप जो क्या होता है? पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब देखिए लवण जो होगा, अम्ल में एक मूलक होता था और क्षार में भी एक मूलक होता था। अम्ल में एक मूलक होता था H+ आयन, अम्ल में एक होता था H+ आयन, और क्षार में होता था OH- आयन। ठीक है, अब लवण जो होगा उसमें दो मूलक होगा। उसमें क्या होगा? दो मूलक होगा, एक H+ और एक OH-। देखिए ये दोनों, ये जरूरी नहीं यही दोनों मूलक, लेकिन एक अम्ल के मूलक होगा और एक क्षार का मूलक होगा। एक अम्ल का मूलक होगा और एक क्या होगा? क्षार का मूलक होगा। अब देखिए जैसे NaOH प्लस HCl, ठीक है, NaOH प्लस HCl। देखिए NaOH, इसमें दो, इसको लिखते थे जब ये जल से अभिक्रिया करेगा, सब इसको ऐसे लिखेंगे Na+ और OH-, यही लिखेंगे। NaOH जब जल से अभिक्रिया करेगा तब इसको लिखेंगे Na+ और OH-। अब जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो इसको लिखेंगे H+ और Cl-, यही लिखेंगे। इसको लिखेंगे Na+ और OH-, और इसको लिखेंगे H+ और Cl-। अब देखिए ये Cl- जो है ये अम्लीय मूलक है। ये Cl- जो है यानी H+ के कारण ये अम्ल हुआ। बोले थे जिसमें H+ आयन होता है वह क्या होता है? अम्ल होता है। H+ होने के कारण ये अम्ल हुआ, तो ये Cl- जो है ये अम्लीय मूलक हुआ। और यहाँ देखिए ये प्लस आयन जो है यानी Na+, ये क्षारीय मूलक हुआ। ठीक, Na+ जो हुआ क्षारीय मूलक हुआ। देखिए अब यहां से होता है Cl- जो है यानी अम्लीय मूलक जो है ये ऋणात्मक है। अम्लीय मूलक क्या है? ऋणात्मक है। और क्षारीय मूलक जो है ये धनात्मक है। क्षारीय मूलक जो है क्या है? धनात्मक। देखिए हम आपको बताए जब NaOH, अब इसको ये चीज हम पढ़ाए थे आपको, जब NaOH जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तब ये दो भाग में हुआ, एक Na+ और एक OH-। ठीक, इसी तरह बताए HCl, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तब ये भी दो भाग में होता है, एक H+ और एक Cl-, दो भाग में बढ़ जाता है। H+ आयन होने के कारण ये अम्ल हुआ और OH- होने के कारण ये क्या हुआ? क्षार हुआ। ठीक, ये जो अम्ल हुआ और ये क्षार हुआ। अब कहता है देखिए इसका अब लवण जो बनेगा तो कोई जो नया फिर पदार्थ यौगिक बनेगा, इसके लिए एक धनायन और एक ऋणायन की आवश्यकता है। दोनों धनायन तो आपस में अभिक्रिया करके नहीं नया कंपाउंड बना लेगा। ठीक, एक निगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। ठीक, इसी के लिए एक हम लोग मेटल लेते हैं, एक नॉन मेटल लेते हैं, तब न बनता है कोई नया कंपाउंड। चलिए इसीलिए ये दोनों आयन है, दोनों H+ भी आयन है और Cl- भी आयन है। तो अम्ल का निगेटिव वाला आयन, अम्ल का निगेटिव आयन जिसपे माइनस चार्ज रहेगा यानी ऋणात्मक, ठीक है, वह आयन, और क्षार का पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन आपस में अभिक्रिया कर आपस में जुटता है। आपस में क्या होता है? जुटता है। इसके बाद एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे Na इससे हुआ और Cl इससे हुआ, NaCl बच गया H2, नहीं बच गया?
NaCl और H2 बच गया। तो ये NaCl जो है हम क्या बताए थे, अम्ल का Cl माइनस यानी अम्ल का निगेटिव आयन ऋणात्मक आयन और क्षार का धनात्मक आयन जब आपस में अभिक्रिया कर जो बन के मिलके जो नया पदार्थ बनाएगा वही क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। समझ गए। देखिए हम बताए आपको, इसका धनात्मक आयन, इसका क्षार का और अम्ल का ऋणात्मक आयन जब जो मिलके जो नया पदार्थ बनेगा यानी जो नया यौगिक बना यहाँ पे, यही क्या होगा, लवण होगा। वही क्या होगा, लवण होगा। ठीक है, ये लवण, ये दोनों पदार्थ मिला तो क्या हुआ, लवण हुआ। तो लवण का हम लोग परिभाषा क्या लिखते हैं, जब अम्ल की प्रतिक्रिया हम किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं। अम्ल की प्रतिक्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं। तब जब कोई नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए लवण से पहले, इससे पहले भी आपको बताए, जो इसको लवण ज्यादा कम पूछा जाता है, इससे पहले पूछा जाता है उदासीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया में ये नहीं कहते हैं जो लवण कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया में कहते हैं जब अम्ल की प्रतिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लेकिन जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। ठीक है, ये लवण का परिभाषा हो। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं लवण का परिभाषा, लिखिएगा। देखिए जब अम्ल की प्रतिक्रिया, जब अम्ल की प्रतिक्रिया, जब अम्ल की प्रतिक्रिया जब अम्ल की प्रतिक्रिया भस्म या क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है। तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो लवण बनता है। ठीक, अब ये भी लिख लीजिएगा, लवण में कितने मूलक होते हैं, लवण में 2 मूलक होते हैं। लवण में 2 मूलक होते हैं। लवण में 2 मूलक होते हैं, लिख लिए। अब अम्ल और क्षार मिला तो आपको दिखाए थे, जो अम्ल और क्षार मिला तो एक मूलक किसका होगा, अम्ल का होगा। जैसे देखिए H2SO4, इसका क्या नाम था, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम था, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी प्रतिक्रिया जब NaOH, ये है अम्ल, ये है क्षार। अब तो हम बताए, इसको अगर जल से अभिक्रिया कराइएगा तो ये होगा H+ और SO4 माइनस माइनस, यानी SO4 का संयोजकता 2 है तो 2 माइनस। ठीक, इसको अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो Na+ होगा और OH माइनस होगा। आपको हम बताए थे, देखिए OH माइनस वाला क्षार होता है और H+ वाला अम्ल होता है। हम बताए थे जो क्षार का धनात्मक आयन, क्षार का धनात्मक आयन और अम्ल का ऋणात्मक आयन आपस में जुड़ता है। क्षार का धनात्मक आयन और अम्ल का ऋणात्मक आयन, अगर इसको जोड़िएगा क्या होगा, Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, ये होगा Na2SO4। इसका मतलब ये क्या हुआ, लवण हुआ। Na2SO4 ये क्या हुआ, लवण हुआ। तो अम्ल के कितने मूलक हुए, 2 मूलक हुए, और इसी में अम्ल के 2 मूलक हुए तो पहला कैसा मूलक होगा, क्षार का जो मूलक होगा वह धनात्मक होगा। क्षार का जो मूलक होगा धनात्मक होगा। क्षार का मूलक धनात्मक होगा। क्षार का मूलक कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसी के बाद लिखिएगा अम्ल का मूलक, अम्ल का मूलक
अम्ल का मूलक ऋणात्मक होगा। अम्ल का मूलक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अम्ल का मूलक ऋणात्मक होगा। अब देखिए, ये क्षार का मूलक धनात्मक और अम्ल का मूलक ऋणात्मक, ये दोनों जब मिलेगा तब जब नया कंपाउंड बनेगा, इसी को क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? यही जो कंपाउंड होगा ये होगा लवण। ठीक है, यहाँ लवण होगा और जल होगा, कदिरवन होगा, तो ये कंपाउंड जो बनता है इसको क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लवण। यानी ये क्षार का धनात्मक और अम्ल का ऋणात्मक, ये दोनों जो मिलेगा इसको क्या कहेंगे? लवण। लवण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे देखते हैं। देखिए, लवण भी जो होता है ना, अलग अलग तरीके का। देखिए, नमक में क्या होता है, कभी कभी देखते होगा, अगर नमक को हम लोग खुला छोड़ते हैं, ठीक है, या बरसात के समय में नमक में थोड़ा थोड़ा लगेगा, पानी जैसे लग जाता है, लगता है। जबकि उसमें हम पानी का यूज नमक में नहीं करते हैं, तब भी नमक में क्या लगता है? लगेगा जो पानी इसमें है, लगता है ना, लगेगा उसमें थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है? नमी जैसे आ जाता है। तो लवण होता है कुछ, जैसे देखिए, जो लवण में जल का प्रयोग होता है, जैसे वही जो सॉल्ट होता है उसको NaCl कहते हैं, साधारण नमक जो खाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है उसको कहते हैं जलयोजित लवण। क्या कहते हैं? जलयोजित लवण, यानी उसमें जल का कुछ अंश आ जाता है। जल का मतलब होता है पानी। ठीक है, उसमें जल का अगर अंश हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जलयोजित लवण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जलयोजित लवण कहते हैं। और देखिए, उसी तरह जब जल का अंश नहीं आता है, ऐसा भी तो होता होगा जिसमें क्या होगा? जल का अंश नहीं आता है, उसको कहते हैं आर्द्र लवण। उसको क्या कहते हैं? आर्द्र लवण। अब एक ऐसा लवण होता है जिसको आप खुला में छोड़िएगा ना, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है? वो जलवाष्प धूप में छोड़े, ठीक है, पानी के संपर्क में छोड़े, तो जलवाष्प को क्या करता है? अपने में सिंचता है, पहले खींचता है अपने में, उसको क्या करता है? पहले वह अपने में उस जलवाष्प को मिलाता है, उसके बाद वह क्या करता है? धीरे धीरे बुलबुला टाइप पे छोड़ने लगता है। क्या करता है? धीरे धीरे बुलबुला टाइप पे छोड़ने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रस्वेद लवण। क्या कहते हैं? प्रस्वेद लवण। देखिए, ये जो होता है इसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे देखिए पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, और ये है सोडियम क्लोराइड। ये दोनों जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, इससे पहले आपको सोडियम क्लोराइड बताए होंगे। सोडियम क्लोराइड जो होता है बेसिकली ये पोटासियम आयोडाइड की आई, पोटासियम आयोडाइड, समुद्र के किनारे से हम लोग, समुद्र के किनारे से बेसिकली नमक की प्राप्ति होती है। ठीक है, समुद्र के जल से बेसिकली कौन चीज की प्राप्ति होती है? नमक की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो है ये पोटासियम आयोडाइड, जब ये इससे मिलेगा, आप लोग अपना लोग जो नमक खाते हैं इसमें, उसमें किसकी मात्रा रहती है? लिखा रहता है नमक के पैकेट पे आयोडीन युक्त नमक। लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। ये आयोडीन, देखिए अब यहाँ पे तो आयोडीन नहीं है, इसमें कहीं लिखा हुआ आयोडीन नहीं, पोटासियम है और क्लोरीन है। ये आयोडीन, यहाँ जो आयोडाइड है, ये समुद्र के पास, ठीक है, समुद्र के पास के इलाके में, साइड में क्या होता है, तो वहां का जो खरपतवार है यानी घास है, ठीक, उसमें कहता है बेसिकली वह जो होता है ना, उसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक, उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। डायरेक्ट जब समुद्र से नमक हम लोग को मिलता है, उसी नमक को हम लोग जो सीधा समुद्र से हम लोग सीधा प्राप्त करते हैं, वह खाने वाला नमक नहीं होता है, उसको कहते हैं काला नमक या सेंधा नमक, ब्लैक सॉल्ट। ठीक, काला नमक या सेंधा नमक, जो समुद्र से क्या होता है? सीधा समुद्र में डायरेक्ट जाते हैं, समुद्र में जो सीधा नमक प्राप्त होता है वो हम डायरेक्ट, हम लोग वह नमक नहीं खाते। ठीक है, हम लोग को खाने के लिए उस नमक को फिर कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग के पास जब नमक पहुंचता है, उस नमक को हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम तरीके से फिर उसको बनाया जाता है। जब वही काला नमक को ठीक है, या सेंधा नमक को जब पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराया जाता है, जब उसमें पोटासियम आयोडाइड मिलाया जाता है, तब वह नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। वह नमक किस युक्त हो जाता है? आयोडीन युक्त हो जाता है, और वही होता है NaCl, साधारण नमक, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक, अब आयोडीन की कमी से, जब कहता है आयोडीन नहीं होता है नमक में, तो आयोडीन कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है।
क्या नामक रोग होता है? घेंघा। घेंघा को गलकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलकंड। गलकंड का मतलब देखिए होगा किसी किसी आदमी को यहाँ पे ना फुला हुआ रहता है गला के पास, ठीक है, निकला हुआ यानी बढ़ा हुआ अंश होता है, ठीक है, इसीलिए वही होता है घेंघा रोग यानी गला की बीमारी। किसकी बीमारी? गला की। ये क्वेश्चन पूछता है यानी घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, आयोडीन की कमी। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। समझ गए? अब इसमें आपको बताए थे लवण में रवाकरण कैसे होता है, तो लिखिएगा रवाकरण। लिखिए रवाकरण। लिखिएगा वैसा लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं, वैसा लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं, जलयोजित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलयोजित लवण कहलाते हैं। वैसा लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं जलयोजित लवण कहलाते हैं। ठीक, वैसा लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं जलयोजित लवण कहलाते हैं। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर CuSO4 सल्फेट। इसी को का एक और नाम है, इसको कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं? तूतिया। ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये दो अलग अलग भाग में विभाजित हो जाता है, CuSO4 इंटू प्लस 5H2O। जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। CuSO4 इंटू 5H2O ये प्लस हो जाता है। अब देखिए इसमें जल का अंश आया, इसमें ये जल है, इसीलिए ये किसका उदाहरण होगा? रवाकरण में जलीय विलयन का उदाहरण होगा, यानी जलयोजित लवण का। ठीक, इसका एग्जाम्पल होगा जलयोजित लवण का, जिसमें मान लीजिए जल का अंश है। अब देखिए पूछा जाता है कॉपर सल्फेट ये जो है इसका रंग कैसा होता है? ये तूतिया का कैसा रंग होता है? उजला रंग। कैसा रंग होता है? उजला रंग। इसको क्या कहते हैं? ये होता है कैसा रंग? उजला रंग। अब आपको कल हम पढ़ाए थे, ठीक है, एक पढ़ाए थे जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बताई थी ये बात। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में का अगर आप रिएक्शन देखिएगा तो उसमें भी ये बात देखिएगा, जो जब जिप्सम को, ठीक है, गर्म किए होंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखे होंगे, प्लस लिखे होंगे CH2O, ये बात लिखे होंगे। तो यहां भी क्या होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, यहां भी किसका निर्माण होता है? जल का। तो वैसा लवण जिसमें जल होते हैं उसको जलयोजित लवण कहते हैं, और वैसा लवण जिसमें जल नहीं होते हैं, देखिएगा, वैसा लवण जिनमें रवाकरण के जल, वैसा लवण रवाकरण के जल
नहीं होते हैं। अनाद्र लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाद्र लवण कहलाता है। जैसे CuSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का फॉर्मूला है। जब इसको गर्म करते हैं तो CuSO4 प्लस H2O प्लस H2O का निर्माण होता है। CuSO4 इंटू H2O, यहाँ 2 H2O है तो 2 से वहां मल्टीप्लाई किए 2 H2O। इससे देखिए ये जो है, ये जो एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये जल की मात्रा है, ये जल योजित लवण है। ये क्या है? जल योजित लवण है, यानी जल है। इसमें जल क्या बोलते हैं? नहीं होना चाहिए। जल क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, ये जिप्सम है को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। तो CuSO4 इंटू को H2O का निर्माण होता है। ठीक है, CuSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O का निर्माण होता है। ये जो होता है ये CuSO4 इंटू, इसको अनाद्र कहते हैं। ये यानी कि अनाद्र लवण, यानी सूखा होगा। अब देखिएगा किसी को प्लास्टर जब करता है तो वह उस पर पानी नहीं रहता है, पानी का यूज कम होता, बोलता भी है पानी में ना जाए, पानी के संपर्क में नहीं रहिए। अगर पानी के संपर्क में नहीं रहिएगा तो क्या होगा? अनाद्र लवण होगा। ठीक है, जिसमें पानी के संपर्क में होगा उसको क्या कहेंगे? आद्र लवण होगा। अब लिख लीजिए 2 मिनट में। और कॉपर सल्फेट यानी तुतिया जो होगा, तुतिया यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है, इससे अनाद्र लवण होगा। इससे क्या होगा? अनाद्र लवण होगा। ठीक है, धोने वाला सोडा क्या नाम था? बोले थे एग्जाम में पूछा जाता है धोने वाला सोडा, क्या नाम था? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का क्या नाम था? सोडियम कार्बोनेट। इससे भी अनाद्र लवण होता है। धोने वाला सोडा से क्या बनता है? अनाद्र लवण होता है। जिप्सम को जब साधारण ताप पे गर्म करते हैं तब जलयोजित लवण बनता है। तब क्या बनता है? जलयोजित लवण बनता है। जिप्सम को जब साधारण ताप पे गर्म करते हैं तो जलयोजित लवण बनता है। ठीक है, और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो अनाद्र लवण बनता है। तो क्या बनता है? अनाद्र लवण बनता है। तुतिया यानी कॉपर सल्फेट, इससे अनाद्र लवण बनेगा। धोने वाला सोडा अनाद्र लवण बनेगा। जिप्सम जब साधारण ताप पे हम लोग गर्म करते हैं तब जलयोजित लवण बनेगा। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तब अनाद्र लवण बनेगा, यानी क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे पीएच वैल्यू। ठीक है, इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा पीएच वैल्यू। ठीक है, पढ़ लीजिएगा।